डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू न्यूक्लियर रिएक्शंस। सबसे पहले जान लीजिए कि न्यूक्लियर रिएक्शंस किस पे बेस्ड होती है। बेस्ड ऑन, तो ये बेस्ड होती है न्यूट्रॉन के ऊपर। बेस्ड ऑन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता है दो तरीके का, एक होता है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, तेजी से गति करने वाला फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, और एक होता है स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। अब अगर मैं बात करता हूं फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की, तो ये कहां पाया जाएगा? आउटसाइड द न्यूक्लियस, आउटसाइड द न्यूक्लियस। और ये कहां पाया जाएगा? इनसाइड द न्यूक्लियस, नाभिक के अंदर, इनसाइड द न्यूक्लियस, नाभिक के अंदर पाया जाएगा। और ये रहता है अनस्टेबल। ये जो आउटसाइड द न्यूक्लियस है, नाभिक से बाहर निकल जाता है, ये रहता है अनस्टेबल, अस्थिर, और ये अपने आप को डीके करना शुरू कर देता है, अपना सब विखंडन करना शुरू कर देता है। और इसकी एवरेज लाइफ, औसत उम्र क्या रहती है? औसत उम्र लगभग 17 मिनट तक रहती है, लगभग 17 मिनट तक। अब इससे आगे अगर हम जानना चाहें कि होता क्या है इसका, तो आइंस्टीन की इक्वेशन है E = चेंज इन मास स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का स्क्वायर, mc²। तो ये मास किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और एक एटॉमिक मास यूनिट, जो यूनिट का जो मास का हम पार्ट लेके चलते हैं, जो स्टैंडर्ड है क्या रहता है? 1/12 भाग किसका? कार्बन 612 का, इज इक्वल टू 1.67 10⁻⁻27 kg। इतने से जब एनर्जी बनाओगे तो कितनी बनेगी? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जानते हैं हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल इसके बराबर होता है, इतनी ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि नाभिकीय जो अभिक्रिया होती है किस पे बेस्ड है? न्यूट्रॉन पे बेस्ड है। कौन सी? फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। उसके बाद इस न्यूट्रॉन का मास ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट होगा, किस रेशियो में कन्वर्ट होगा? वो ये है। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्शंस ओबे किसको फॉलो करती है? ये कंजर्वेशन ऑफ, किसका संरक्षण? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा, मास, द्रव्यमान, और तीसरा जो पार्ट रहेगा अपने पास मोमेंटम। एनर्जी, मास और मोमेंटम तीनों का कंजर्वेशन रहता है, संरक्षण रहता है इसके अंदर। क्योंकि यहां देख रहे हैं कि मास एनर्जी में, एनर्जी मास के अंदर कन्वर्ट हो रही है। और जब मास और एनर्जी दोनों कंजर्व है तो क्या कंजर्व रहेगा? मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ये चीजें आई है अपने पास न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में। लेकिन सबसे पहले ये तो जानो कि न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होंगी, क्या होंगी। चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। देखो, जब भी कोई रिएक्शन होती है उसके दो पार्ट रहते हैं। पहले पार्ट में क्या होता है कि एक बड़ा सा सब्सटेंस अपने से छोटे पार्ट में बढ़ जाता है। दूसरे पार्ट में क्या होता है कि छोटे छोटे सब्सटेंस मिलके एक बड़ा सब्सटेंस बना देते हैं। अब इधर देखो, जैसे A + B क्या बन जाएगा? AB। अब ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस है जुड़ना, जुड़ना यानी कि कॉम्बिनेशन। तो इसे नाम दिया जाता है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय जुड़ना या नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। हिंदी में लिखा जाता है नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय संलयन में दो पार्ट रहेंगे, या कोई भी रिएक्शन रहेगी दो पार्ट रहेंगे। या तो वो रिएक्शन कंट्रोल्ड होगी, नियंत्रित होगी, या वो रिएक्शन अनकंट्रोल्ड होगी, अनियंत्रित रहेगी। कंट्रोल रहेगी या अनकंट्रोल्ड रहेगी। अब देखो, कोई भी रिएक्शन कंट्रोल्ड कब होगी? जब
रिएक्शन को हम जहां चाहे वहां रोक सकें, वो कंट्रोल्ड, और चाह के भी ना रोक सकें वो अनकंट्रोल्ड। ये नियंत्रित है और वो अनियंत्रित है। नियंत्रित, अनियंत्रित। दूसरी तरफ हम देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। न्यूक्लियर फ्यूजन में जब हम बात करते हैं कि एक बड़ा न्यूक्लियस अपने से छोटे पार्ट्स के अंदर टूटता है, अपने से छोटे पार्ट्स के अंदर टूटता है, ये प्रोसेस कहलाती है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन। अब इसके भी दो पहलू हैं, या तो ये कंट्रोल रहेगा, या तो ये नियंत्रित रहेगा, या अनकंट्रोल्ड रहेगा, या अनकंट्रोल्ड रहेगा, अनियंत्रित रहेगा। कंडीशन वही है कि अगर हम रिएक्शन को जहां चाहे वहां रोक सके वो कंट्रोल, चाह के भी ना रोक सके वो अनकंट्रोल्ड। अब इनके एग्जांपल सुनो। कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रैक्टिकली अपने पास पॉसिबल नहीं है। अनकंट्रोल्ड की बात करूं मैं तो सबसे पहला आता है अपने पास हाइड्रोजन बम, और दूसरा आता है सनिया स्टार्स के अंदर। सनिया स्टार्स के अंदर जो एनर्जी और लाइट जो जनरेट होती है वो किसके कारण रहती है? अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। इधर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की बात करूं तो अपने पास है न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय संयंत्र, न्यूक्लियर रिएक्टर। और अनकंट्रोल्ड की बात करूं तो आपने देखा होगा हिरोशिमा नागासाकी पे जो एटम बम डाले गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अब तक भी उनका इफेक्ट देखा जा सकता है। तो हम जानते हैं ये कैसे रिएक्शंस होते हैं? अनकंट्रोल्ड। हाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर हम जब चाहे वहां बंद कर सकते हैं, तो ये कैसे रिएक्शन है? कंट्रोल्ड रिएक्शन, नियंत्रित रिएक्शन है। अब देखो एग्जाम में जब भी कोई एग्जांपल आएगा उसकी चार ऑप्शन रहेंगे: कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन और अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। चार एग्जाम, ये जो चार ऑप्शन थे एक आपका खत्म हो गया। कौन सा? कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन, नियंत्रित नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बचे तीन। अब कैसे हम जज करें कि सर उसमें आएगा या इसमें आएगा? तो एक चीज ध्यान रखिए, रिएक्शन रोक पा रहे हैं नहीं रोक पा रहे। अब एग्जांपल पे ध्यान दीजिए, नहीं रोक पा रहे तो फिर दो ऑप्शन, अनकंट्रोल्ड ये और अनकंट्रोल्ड ये। और अगर आप रोक पा रहे हो तो एकमात्र ऑप्शन आपका क्या होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, वो भी कंट्रोल्ड, जैसा न्यूक्लियर रिएक्टर में दिखाई देता है। अब जब अनकंट्रोल्ड में दो में से एक छांटना हो तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूं आपको हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन H11, H12 और H13 हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। अब यहां से आप ध्यान से देखोगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? सब में 1 1 1। अब जब हाइड्रोजन टूटने की सोचेगा तो क्या बिना एक प्रोटॉन के ये अलग हो सकता है? यानी एटलीस्ट इसे एक प्रोटॉन तो चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि हाइड्रोजन के अंदर ब्रेकडाउन होने की टेंडेंसी पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा क्या होगा? हाइड्रोजन कंबाइन करेगा। तो हाइड्रोजन बम में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको कंबाइन कर रहा है। सन और स्टार की बात करते हैं तो इनमें क्या रहता है? सनिया स्टार में चार चार हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? हीलियम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर देते हैं। ये वाला अपने पास प्रोसीजर रहता है। चार एग्जांपल है, चारों आपको याद करने। अब इन्हीं चारों एग्जांपल्स को यानी चारों पार्ट्स को मैं डिटेल में डिस्कस करता हूं आपसे। चलिए सबसे पहले आता है अपने पास हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम, इसके बारे में जान लीजिए। डिस्कवरी किसने की है? इसकी खोज किसने की है? तो एडवर्ड टेलर ने इसकी खोज की है। एडवर्ड टेलर ने इसकी खोज की है।
दूसरा हमें यहां से जानना है हाइड्रोजन बम के बारे में, किस प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड रहता है, किस सिद्धांत पे ये आधारित रहता है। तो आंसर होगा अपने पास अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, या फिर अकेला दे सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि ये हमें पहले से कंफर्म है कि न्यूक्लियर फ्यूजन कैसा होगा, अनकंट्रोल्ड होगा। उसके बाद इसके अंदर प्रोसेस क्या होता है, एक बार उस पर नजर डाल ले हम। तो यहां से हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक H12 और H13 ट्रिटियम यानी एकमात्र रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये रहता है H13। ये दोनों कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, हीलियम 24। साथ में अपने पास क्या निकल के आ रहा है, और साथ में क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 240N1 और एनर्जी ये निकल के आ रहा है। अब यहां से एक चीज हम देख लेते हैं कि इतना अगर ये आसान है तो हम रोजाना बना क्यों नहीं लेते। और यहाँ पे प्रोसेस क्या, हाइड्रोजन से हीलियम जो बन रहा है, यानी कि यहाँ प्रोसेस है फ्यूजन का। अब हम इधर आते, उधर है संलयन, इधर आते हैं कि इसे एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो यूरेनियम 235 को 92-235 को न्यूक्लियर ब्रेडर के अंदर डाला जाता है, इसे न्यूक्लियर ब्रेडर के अंदर डाला जाता है। तो यहां से बनता है यूरेनियम 92-236। जब ये ब्रेकडाउन होगा तो ये बेरियम 56-141, और इधर हम देख लेते हैं क्रिप्टोन 36-92। ठीक है, अब साथ में अपने पास बचेगा कितना, 1 और 2 3, साथ में बचेगा अपने पास 3 न्यूट्रॉन, और साथ में निकलेगी एनर्जी। और इस एनर्जी को हम लेके इनका तापमान 10⁵ केल्विन से ज्यादा करते हैं, इसके ज्यादा करते हैं, तब जाके कहीं ये एक्टिवेट होना शुरू होते हैं। और एक बार जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो फिर ये अनकंट्रोल्ड है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। और इधर जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है, ये वाला, ये सारा प्रोसीजर किसका है, एटम बम का है। ये सारा प्रोसीजर किसका है, एटम बम का। अब यहां से हमें अंदाजा हो रहा है कि किसी भी हाइड्रोजन बम को स्टार्ट करने के लिए, ब्लास्ट करने के लिए हमें एटम बम की सहायता लेनी होगी। और एटम बम कितना हार्मफुल है यह आपने हिरोशिमा नागासाकी पे देख लिया होगा। अब उसके बाद यहां से आपसे पूछा जाता है, जो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से लेके चलूं, कि किस प्रोसेस पे बेस्ड होता है। तो ऑप्शन में देखो आपको अगर ये दे रखा है अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, दूसरा अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, और तीसरा ऑप्शन आपको बोथ दे दिया, तो आप आंसर टिक करेंगे बोथ। अगर ऐसा आता है तो आंसर टिक करेंगे बोथ हाइड्रोजन बम में। बोथ के केस में वो यहां से लेके और यहां तक का जानना चाह रहा है। लेकिन अगर बोथ का ऑप्शन वो नहीं देता है, इन केस वो बोथ का ऑप्शन नहीं देता है, इट मींस वो आपसे यहां से आगे का जानना चाह रहा है, फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ फ्यूजन हो जाएगा। ये चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है। साथ में एक चीज यहां से और नोट कर लीजिए कि डिस्कवरी ऑफ एटम बम, एटम बम की खोज किसने की है। तो एटम बम की खोज की है ओटो होन ने, ओटो होन। और इसके साथ साथ जो दूसरा नाम आता है एंड स्ट्रेसमान, स्ट्रेसमान। हाँ, इतना हो सकता है डायरेक्ट आप गूगल सर्च करें और डिस्कवरी ऑफ एटम बम में किसी और साइंटिस्ट का नाम आ सकता है, क्योंकि इस लिस्ट में 17 से 18 साइंटिस्ट थे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये आंसर मिलेगा, ओटो होन। ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये था अपना हाइड्रोजन बम और एटम बम के बारे में। नेक्स्ट बचता अपने पास न्यूक्लियर रिएक्टर। चलिए जान लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में।
न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय संयंत्र। सबसे पहले जानना है कि इसकी डिस्कवरी किसने की है। आपको जानना है इसकी डिस्कवरी किसने की है, तो आंसर होगा एनरिको फर्मी ने, एनरिको फर्मी ने। उसके बाद हम यहां से दूसरा जानते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है। किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये करता है कंट्रोल यानी कि नियंत्रित न्यूक्लियर नाभिकीय फ्यूजन, विखंडन पे आधारित होता है। उसके बाद आपको जानना है कि इसके अंदर किस मटेरियल का यूज किया गया, यानी इसे किससे बनाया गया है, मेड अप ऑफ, तो आंसर होगा जिरकोनियम, जिरकोनियम। ध्यान दीजिए जिरकोनियम एक नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव यानी कि ये रेडियोधर्मी नहीं होती, पहला पॉइंट। और नॉन रिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील भी नहीं होती, नॉन रिएक्टिव नॉन रेडियोएक्टिव मेटल है, धातु है। उसके बाद आपको जानना है कि इसके अंदर किस फ्यूल का यूज होता है, तो इसके अंदर हम यूज करते हैं यूरेनियम, यानी कि आप बात करेंगे यूएसए यूके तो वहां यूरेनियम का ज्यादा यूज किया जाता है। सबसे अच्छा फ्यूल होता है यूरेनियम 235। उसके बाद इंडिया के अंदर हम बात करें तो जनरली यहाँ पे थ्योरियम का यूज किया जाता है। आपसे पूछे कौन सा इको फ्रेंडली यानी कि कम हार्मफुल है, तो वो रहेगा थ्योरियम। उसके अलावा इसका यूज कर लेते हैं प्लूटोनियम के रूप, प्लूटोनियम Pu-239। अब इससे आगे हम जान लेते हैं कि इसका यूज क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज क्या, हम इसे उपयोग में क्यों लेके आते हैं। तो टू कन्वर्ट न्यूक्लियर एनर्जी इनटू, टू कन्वर्ट न्यूक्लियर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाभिकीय ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए इसके रेडिएशंस का बहुत ज्यादा इफेक्ट हमारे ऊपर ना हो, इसलिए इसका आइसोलेशन किया जाता है, इसे ढका जाता है, कवर अप किया जाता है। तो आइसोलेटेड विद किसकी सहायता से, कंक्रीट की दीवार यानी कि कंक्रीट वॉल, ताकि इसकी रेडिएशंस का इफेक्ट बाहर ना निकले। तो क्या देखा हमने, डिस्कवरी प्रिंसिपल किसका बना होता है, किस फ्यूल का यूज है, इसका यूज क्या है और किससे ढका होता है। उसके बाद आपको जानना है कि फर्स्ट इंडियन न्यूक्लियर रिएक्टर, फर्स्ट इंडियन न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था, इसके बारे में आपको जानना है। चलिए ये डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इंडियन न्यूक्लियर रिएक्टर, सबसे पहला भारतीय जो नाभिकीय संयंत्र था कौन सा था, नाम था इसका अप्सरा। अप्सरा कहां लोकेटेड है, ट्रांबे के अंदर लोकेटेड है, ट्रांबे महाराष्ट्र के अंदर ये लोकेटेड है। उसके बाद कब ये तैयार हुआ, 1956 के अंदर ये तैयार हुआ और 1957 में इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अभी किसकी देखरेख में बनाया गया है अप्सरा, तो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की देखरेख में, अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जहांगीर बाबा, होमी जहांगीर बाबा। उसके बाद किस एजेंसी ने तैयार किया, तो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भारत ने इसे तैयार किया है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। उसके अलावा अप्सरा के अंदर किस फ्यूल का यूज किया गया है, तो आंसर होगा यूरेनियम का यूज किया गया है। अप्सरा के अंदर यूरेनियम का यूज किया गया है। चलिए इससे आगे हम जान लेते हैं कि जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर को यूज कर रहे हैं
तो उस समय हमारे सामने क्या क्या समस्याएं हैं। सबसे पहला है कि इसके तापमान को कंट्रोल करना है, टेम्परेचर कंट्रोल करना है, तापमान नियंत्रण। तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जैसे गाड़ी के अंदर हम क्या डालते हैं, कूलेंट डालते हैं, इसका भी कोई ना कोई कूलेंट होगा। तो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कूलेंट का यूज किया जाता है। कूलेंट इज यूज फॉर मेंटेनिंग टेम्परेचर, ना तो बहुत जल्दी से गर्म होने दे, ना बहुत जल्दी से ठंडा होने दे। यानी कि कूलेंट की खासियत क्या होनी चाहिए, हाई स्पेसिफिक हीट, हाई स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा का मान बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि ना तो बहुत जल्दी से गर्म हो ना बहुत जल्दी से ठंडा हो। अब यहां से हम बात करते हैं कूलेंट के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं। तो कूलेंट के रूप में हम वाटर का यूज करते हैं, जल का, और इसके रूप में हम कूलेंट के रूप में लिक्विड सोडियम का, द्रवित सोडियम का यूज करते हैं। लिक्विड सोडियम, द्रवित सोडियम का यूज करते हैं क्योंकि इन दोनों का स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होता है। तो यहां से क्या था अपने पास, कूलेंट यानी कि शीतलक का उपयोग किस लिए किया जाता है, तापमान नियंत्रण के लिए। और यहां से शीतलक के रूप में जिस वस्तु का उपयोग कर रहे हो उसकी उच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होना चाहिए, उच्च विशिष्ट ऊष्मा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसका काम क्या है, तापमान नियंत्रण। इसके रूप में वाटर और लिक्विड सोडियम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, मैंने आपको इस न्यूक्लियर रिएक्शन के स्टार्टिंग में बताया था, न्यूक्लियर रिएक्शन बेस्ड ऑन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, तो उसकी स्पीड को कंट्रोल करना है। तो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम मॉडरेटर यानी मंदक का यूज करते हैं, मॉडरेटर मंदक का यूज करते हैं टू स्लो डाउन स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए हम मॉडरेटर का यूज करते हैं, मंदक का यूज करते हैं। और मॉडरेटर के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे अच्छा है अपने पास हैवी वाटर, भारी जल, इसे हिंदी में लिखा जाता है भारी जल। ध्यान दीजिए, कठोर जल एक अलग कंसेप्ट है और भारी जल एक अलग कंसेप्ट है। कठोर जल के अंदर जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आयंस वगैरह होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक यानी ड्यूटेरियम का यूज किया गया है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। और हैवी वाटर के बारे में किसने बताया है, HC यूरेन ने बताया है, HC यूरेन ने बताया है। तो ये हो गया अपने पास हैवी वाटर। उसके बाद है अपने पास ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का यूज करते हैं। उसके बाद अपने पास पैराफिन वैक्स, पैराफिन मोम का इस्तेमाल करते हैं इस काम के लिए। तो ये थे अपने पास टेम्परेचर और मॉडरेटर के बारे में कुछ पॉइंट्स। अब इसके बाद सबसे ज्यादा जो अपने पास एक रिएक्शन होती रहेगी, न्यूट्रॉन निकलते रहेंगे, रिएक्शन होगी, न्यूट्रॉन निकलते रहेंगे, तो उनके अमाउंट को, उनकी संख्या को भी कंट्रोल करना है। तो ये काम किसका है, ये काम है कंट्रोलर का, कंट्रोलर, नियंत्रक। ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब, अवशोषित कर लेगा किसको, एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन की अधिकता को अवशोषित कर लेगा। और इसके रूप में हम किसका यूज करते हैं, या तो हम बोरोन रोड का यूज करेंगे, बोरोन की छड़ का, या फिर हम कैडमियम रोड का यूज करेंगे। बोरोन रोड या कैडमियम रोड का हम यूज करते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था अपना न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में। न्यूक्लियर रिएक्शंस कैसे होती हैं, इसके कौन कौन से पार्ट है, कौन से हो सकते, कौन से नहीं हो सकते, एटम बम में कौन सा होगा, हाइड्रोजन बम में कौन सा होगा, ये हम जान चुके हैं। एटम बम में है अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन बम में है अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। एटम बम में अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, वही हाइड्रोजन बम में अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। और उसके अलावा हम न्यूक्लियर रिएक्टर नाभिकीय संयंत्र के बारे में जान चुके हैं। और इससे पहले हमने रेडियो एक्टिविटी पढ़ा था। तो ये अपना चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो